अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब। सर क्या हाल है? माशाल्लाह जबरदस्त कपड़े पहने हुए। मैंने भी आपके मैचिंग कपड़े पहने हुए हैं आज। मुझे पता चल गया था कि आप ऐसी कोई रेड रोज ब्लड रेड किस्म की जैकेट पहनने वाले हैं, तो मैंने भी कुछ ढूंढी अपने कपड़ों में से। मैंने कहा सर, यार इससे कुछ कुछ कम से कम कुछ सीनियर की लिहाज से कुछ थोड़ा डार्क होना चाहिए, तो वो सर मैंने वो फिर डार्क पूरी पूरी कौम के साथ जितना जुल्म सितम हो चुका है, पूरी कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है इस वक्त सर। उसको खून ही रिप्रेजेंट खून है कर रहे भाई, हैं हम। यही लग रहा है, यही नजर आ रहा है आपकी जैकेट से भी कि ये आप भी बस आप भर गया है आपका भी। ये नहीं बिल्कुल है। और 25 दिन हो गए यार बेचारे हमारे सोराब बरकत को। क्या यार जुल्म है ईमान से। सर, आज इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आज उनकी बेल होगी और कोई और होपफुली कोई और जाली केस नहीं डालेंगे और उनको आज रिलीज कर दिया जाएगा। कर दिया, 25 दिन तक कर दिया, अब और क्या करेंगे। रख लें, 2 3 4 दिन और रख ले, क्या होगा पता नहीं। सर आपको हाँ, जो है ना, एक दो चीज़ें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग दिखानी है आज सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक दो क्लिप्स हैं छोटे छोटे, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ऑडियंस के सामने भी रखना चाह रहा था। और मैं तहे दिल से इमरान रियाज खान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पहले दिन से जो है ना, सोहराब बरकत के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर उन्होंने आवाज उठाई है, अपने व्लॉग के अंदर, ट्विटर के अंदर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर। बिल्कुल ठीक सर पहले आज उनका ये उधर इंग्लैंड में एक जगह पर इज्तिमा था। जो कश्मीरी भाई हैं हमारे, उधर आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। उस इवेंट में इमरान रियाज खान साहब बात कर रहे थे। वो क्लिप मैं सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। एक बिल्कुल। और गुजारिश, ये देखें, ये सौराब है, सौराब बरकत। आप सारे कश्मीरी हैं। कौन कश्मीरी है? हाथ कश्मीरी। ये आपका बेटा, ये आपका बेटा सौराब बरकत। आपको पता है किस बात की सजा काट रहा है? इससे ज्यादा लोग सख्त बोलते हैं। बहुत गैर जिम्मेदार साहबी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसे क्यों सजा मिल रही है? इसे किस बात की सजा मिल रही है? क्योंकि इसने कश्मीर के हकायक बताए। इसने बताया कि कश्मीरियों को क्या चाहिए। मैं जितनी मालूमात लेता था, जिन 4 5 दोस्तों पे मैं इन्हिसार करता था कश्मीर के मामलात में, उनमें एक सौराब बरकत था। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये आप लोगों का बेटा है और ये सजा अपने लिए नहीं काट रहा। इसका क्या जाता है? पाकिस्तान में तो वो करोड़ों रुपया देते हैं, करोड़ों रुपया देते हैं पाकिस्तान में। जो अपने जमीर का सौदा करता है, करोड़ों रुपया देते हैं। इसने नहीं लिया, इसने हथकड़ी पहन ली, ये जेल चला गया। ये वहां से पैगाम भेजता है कि मैं नहीं टूटूंगा, मुझे फख्र है कि मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ। ये पीछे नहीं हटा। आप सबको आप सबको अपने इस बेटे पे फख्र होना चाहिए। इसके लिए आवाज उठाइए, इसके लिए जोर लगाइए, बहुत जबरदस्त। हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाइए, हर जगह बोलिए इसके बारे में, क्योंकि आज इसे आपकी आवाज की जरूरत है। ये आपकी आवाज है, आज इसे आपकी आवाज की जरूरत है। यहां आगा शेख सरवर है, यहां राय गुलाम अली है। ये बच्चे पाकिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये वो दिखा रहे थे जो रियासत नहीं देखना चाहते। ये वो घिनौना चेहरा उनका उनके सामने लेकर आ रहे थे, उन्हें आईना दिखा रहे थे। और आज इन्हें बंद कर दिया गया और डाल दिया गया किस चीज में? शनाख्त परेड में, जिसमें बदतरीन मुजरिमों को डाला जाता है, डाकुओं को डाला जाता है, हमारे सहाफियों को उसके अंदर डाल दिया। आवाज उठाइए इन सारे लोगों के लिए, क्योंकि ये आपकी आवाज बने उस वक्त जब कोई आपकी आवाज सुनने को तैयार नहीं था पाकिस्तान में। आज हर शख्स को इनके लिए आवाज उठानी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है। कमाल कर दिया इमरान रियाज खान साहब ने। जबरदस्त जनाब, जबरदस्त, और बिल्कुल बहुत जबरदस्त इन्होंने किया। और हम भी यही कर रहे हैं। जिस दिन से आपने कहा है कि जी सौराब बरकत बंद हो गया, हमने कहा हम रोज प्रोग्राम करेंगे और शुरू उसी से करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सर। आप सर अब अंदाज़ा करें कि आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि डेली बेसिस के ऊपर इमरान रियाज खान साहब इनके हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छी बड़ा बात। आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या आपको उससे अंदाज़ा होगा कि लोगों का जज्बा इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। सुनिएगा ज़रा ये सर। ये पाकिस्तान की तारीख है। मैं एक बात आपको और कहना चाहूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे ही, कि सियासत डॉट पीके से मैं और मेरे तमाम दोस्त, हम सब
इसके साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं जिन हालात से आप लोग गुजर रहे हैं। हमें इस बात का अदराक है, हमने ये सारी चीज़ें होते हुए अपने साथ देखी हैं, अपनी फैमिलीज के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखा है, ये तकालीफ हमने उठाई है, तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग आज किस वक़्त से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे, और ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, लेकिन ये वक्त आप लोगों को कुंदन बनाएगा। और सियासत डॉट पीके का नाम जो है वो जिंदा रहेगा, इसलिए कि इन्होंने जुल्म के सामने झुकने से इनकार किया था, इन्होंने जालिम की बात मानने से इनकार किया था, और लालच के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि इन्होंने जो उसूली मौक़िफ़ है उसके साथ खड़ा होना पसंद किया। तो सोहराब बरकत के हवाले से बड़ी मुझे तशवीश है, जितना लंबा टाइम उन्हें हो गया, अब चौथा हफ्ता चल रहा है और उन्हें आज़ाद नहीं किया जा रहा, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक केस में धर दिया जाता है। ये बड़ा जुल्म है। मैं क्योंकि खुद जाती तौर पे इन चीज़ों से गुजरा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि जिन हालात से वो गुजर रहे होंगे, आप लोगों की जिसकी भी उनसे मुलाकात हो, उनसे कहिएगा कि डटे रहें, ये वक्त गुजर जाएगा इंशाल्लाह। उन्होंने ऐसी बताया कोई था बात नहीं है। आपके आपके एक व्लॉग में आपने कहा था कि उन्हें खाना पहुंचा दिया जाए, तो एक बंदा उनके लिए खाना लेकर गया था। उन्होंने ये मैसेज आपको देने के लिए कहा था, हमारी बात नहीं उसकी, मैं आपको देने इसका। तो वो खाना लेकर गया, फूड पांडा वाला था, उन्होंने अंदर जाने दिया। उसने कहा जी सोहराब बरकत के लिए खाना लेकर आया हूं मैं। जब उन्होंने खाना रखा तो उन्होंने कहा जी पैसे वैसे जो उन्होंने देने की पूछा कि कौन देगा या हो गए, उन्होंने कहा नहीं ये इमरान रियाज साहब का मैंने व्लॉग सुना था, उन्होंने बताया था, तो मैंने किसी से पूछा, मुझे पता चला है कि वो लाहौर में है, तो मैं ये खाना देने के लिए आ गया। तो उस वक्त वहां पे जो अहलकार थे उन्होंने कुछ नाजेबा एक बड़ा सख्त बिहेवियर अपनाया उस फूड पांडा वाले के साथ, खैर वो वहां से चला गया। सोहराब बरकत साहब ने बताया था कि ये उन्हें जेल में रहते हुए, वो एफआईए की कैद में रहते हुए पता चला कि आपने कहीं बात की तो ये खाना उन तक पहुंचा। सर अंदाजा करें इन लोगों के जज्बे का। फूड पांडा बिल्कुल। वाला जिसकी 1,000 रुपए दिहाड़ी है, वो खाना, इनका इनका व्लॉग सुना है और जी तो खुद खुद खाना देने लेके पाई। पहुंच गया उधर। नहीं नहीं, लोगों में तो बहुत जज्बा है सर, लोगों में ये जज्बा रहेगा और ये कम नहीं। असल में ये असल बात जो नोट करने की है वो यही है कि जी इतने जुल्म ये कर रहे हैं, हर एक पे करे जा रहे हैं, और जज्बा कम नहीं हो रहा है, लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और लोग रेजिस्ट करते जा रहे हैं। और ये ऐसे ही होता है, इसी तरह चलती है ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ तो लोग कई कई साल लड़ते हैं। अभी तो हमने शुरू किया है ये सारा। अभी तो डिक्टेटर साहब अभी बादशाह सलामत पूरी तरह नहीं बने हैं, लेकिन बन गए हैं। आज जिस तरह वो जाके सऊदी अरब में मेडल वसूल कर रहे हैं, तो लगता है थोड़े दिन में वो आलिजा बन ही जाएंगे। सर वो पिछले 3 दिनों से पता चला है कि जी वो या सऊदी अरब में हैं, वो भी हम डिटेल में उनके हवाले से चल के बात करते हैं आगे। सर ये पहले ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है आपने देख ही लिया होगा, अगर आप चाहें तो मैं इनके मोटे मोटे पॉइंट आपके सामने रख दूं, फिर मैं आपका इस पर तज्जिया ले लेता हूँ। बेसिक जो उनका अल्टीमेटली रिजल्ट जो आपके ख्याल में निकला वो बता दें। हाँ बिल्कुल, मैंने भी कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन ये कि ठीक है। सर मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि अवामी मैंडेट पर डाका डाले जाने के 2 साल मुकम्मल होने पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान का 8 फरवरी को मुल्क भर में एहतजाज और शटर डाउन हड़ताल, जबकि दुनिया भर में यौम सियाह मनाने का ऐलान। उसके बाद आगे कहते हैं इमरान खान और इनकी अहलिया के खिलाफ झूठे मुकदमात में सुनाई जाने वाली सज़ाओं और इमरान खान की बहनों से रवा रखे जाने वाला सलूक, जिसमें बालों से पकड़ कर घसीटने और केमिकल वाटर कैनन के इस्तेमाल तक के वाक़यात शामिल हैं, जिनकी भरपूर मजम्मत की जाती है। और फिर गज़ा में अमन फोर्स के बारे में उन्होंने कहा है कि इसमें लोगों को बताया जाए ये इस तरह छुपा के सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली जो 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है उसके बारे में बात की है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि 39 से 44% के ऊपर चली गई है हमारी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे लोग हैं, और ये 2018 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक है। उस वक्त हम खुशहाल समझ रहे थे, अब की सूरत हाल पता नहीं कि क्या कहाँ पे हम पहुँच चुके होंगे। बाकी अम्मार अली जान साहब भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, 10 मिनट की उनकी स्पीच थी। जो इम्पोर्टेंट जो उन्होंने नुक्ता उठाया वो ये था कि फ़ौजी फाउंडेशन के 6 अरब डॉलर के असासे हैं। इसके अलावा 9 और कंपनियां हैं जिनके असासे 1 अरब डॉलर से ज़ायद हैं। ये कंपनियां किसी भी किस्म के एहतसाब से बालातर हैं, क्योंकि ये पिंडी वालों की हैं, और जो ये शादी हाल चलाते हैं इनका भी कोई हिसाब नहीं है। और ये जो कंपनियों के बारे में सर इन्होंने बात की है ना, पिछले 3 सालों के अंदर हर कंपनी, हर बिजनेस तबाह हो गया है, बाहर से निकल गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए। सिर्फ ये वाली कंपनियां जो हैं ये प्रॉफिट के अंदर हैं। इस चीज से आप बिल्कुल अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या सूरत हाल है।
उसके बाद फिर इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हमने अमन जरगा बुलाया था, और वहाँ पर कुछ पीटीएम के भी अफराद थे, और उनको असम्बली के बाहर से अमन जरगे के बाद उनको अगवा कर लिया गया। और फिर महमूद अचकजई साहब ने कहा है जिस दिन इमरान खान की हुकूमत आई, इस दिन तमाम ब्यूरोक्रेसी और फौजी अफसरान के बाहर जाने पर पाबंदी लगनी चाहिए। जब तक एक एक पैसे का हिसाब नहीं देते तब तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, जब तक 1 रुपए का हिसाब नहीं दे देते। उसके बाद कहते हैं तय करना होगा ये मुल्क फौज के लिए बना है, फौज को दुनिया की फौजों की तरह रहना होगा, कायदे आजम को सब मानते हैं, बख्त बदबख्त इनकी भी नहीं सुनते हैं। सर अच्छा चले, ये बहुत इनके ऐलान हो गए। मैं सिर्फ एक क्विक कमेंट करना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने ये जो 8 फरवरी का डेट दिया ना, ये मुझे लगता है कि जी पता नहीं कितने साल बाद की डेट दी है। इनको तो चाहिए कि जी हर रोज, बल्कि हर रोज नहीं तो हर जुमे को, हर शहर में नहीं तो एक शहर में एक जुमे को, दूसरे शहर में हड़ताल शटर डाउन करते जाए 8 फरवरी को पूरे मुल्क में करें। लेकिन ये अब वहां से यहां तक आप आराम से जाके चादर लेके सो जाएंगे या क्या करेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आई। इनकी स्ट्रेटजी क्या है? ये बिल्कुल ही कोई ढीला डाला इन्होंने, कोई एलामिया नशर किया है। ये जो अचकजई साहब और बड़े बड़े जो ये बाबे बैठे हैं सियासत में, तो भी बहुत इनका तजुर्बा भी है ये, और बड़े माने जाते हैं। इमरान खान ने भी इनको आगे अपोजिशन लीडर वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन ये उस टाइप की अपोजिशन और उस जज्बे की अपोजिशन नहीं कर रहे जो इमरान खान मेरा ख्याल है चाहते हैं। हम्म। और वो काम अगर करना होगा तो वो इनके अपने लोगों को करना पड़ेगा, ये केपी के लोगों को और सोहेल अफरीदी को और इन सबको मिलके। और ये हड़ताल तो हर जुमे को, हर रोज होनी चाहिए, हर जुमे को होनी चाहिए, हम्म। हर रोज प्रोटेस्ट होना चाहिए। ये आप इतने लंबी लंबी डेट दे रहे हैं, तो ये तो फिर आप उनके विकेट पे खेल रहे हैं कि जी वो भी अदालत बुलाते हैं और 20 दिन की डेट दे देते हैं, और फिर सब जाके सो जाते हैं, अपना जाके पार्लियामेंट पार्लियामेंट खेलते हैं और अपने ये इस तरह तो प्रोटेस्ट नहीं चलता सर। हम्म। आप समझ मुझे रहे हैं तो कि ये लगा। बहुत बहुत देर के बाद उन्होंने डेट दी है, और उससे ये पहले इनके छोटे छोटे प्रोटेस्ट। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत तगड़ा किस्म का एक डिक्लेरेशन आना चाहिए था, जो बाकायदा डे टू डे आपको लाइन ऑफ एक्शन देता हम्म। कि क्या करना है आपने और तैयारी करनी है। अगर आपने बहुत बड़ा शो करना है 8 फरवरी को, ठीक है, वो उस दिन भी होगा, हम्म। लेकिन उससे पहले की आप तैयारी की भी जो डेट दें। और ये मेरा ख्याल है इनको करना चाहिए कि जी अब हर पार्टी अपने इलाके में एक डेट दे कि जी हम फलाने जुमे को या फलाने दिन को हम शटर डाउन करेंगे, इस शहर में करेंगे, उस शहर में करेंगे। शुरू करें केपी के से, पंजाब से, और पूरे मुल्क तक ले जाए एक एक शहर करते हुए। कोई मोमेंटम इसी तरह बनेगा ना सर। एब्सोल्युटली। आप चला ही नहीं रहे गाड़ी को, तो आप कह रहे खड़ी रहे, हम आखिरी दिन जाके चलाएंगे, ये तो नहीं, इस तरह तो नहीं चलेगा। यानी कि ये तो कोई बात सेंस ही नहीं बनाती है कि वो समझ रहे हैं कि शायद, यानी कि ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हैं। लेट हो रही, बिल्कुल। हम्म। सर उसके बाद आगे चलते हैं। आसिम मुनीर साहब ने एक बार फिर, आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से वकास साहब ने जो है ट्विटर के ऊपर है, उन्होंने इसको मेंशन किया था कि पिछले 3 दिनों से ये सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। सऊदी अरब में। ठीक है, उससे पहले आपको पता है मार्को रूबियो साहब का बयान आया है कि भाई इन्होंने हमें खुद कहा है कि हम तुम्हारे लिए उधर चलते हैं। और फिर उसके बाद जैसा कि आपने बड़ा पॉइंट आउट की थी ये चीज़, के उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई हमसे और भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ या तुम ही नहीं हो। बहरहाल उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। मुझे वैसे कई दफ़ा ना इनकी स्टेटमेंट्स मैं सुनता हूँ, मुझे समझ नहीं आती है कि यानी कि ये किसको पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो इनकी चीज बातों के ऊपर हंसते हैं ना। लेकिन बहरहाल उन्होंने जो पैगाम दिए उनमें कहते हैं कि इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। आगे कहते हैं मेरा खुदा गवाह है कि बुनियानुल मरसूस में अल्लाह की मदद आई जो हमने महसूस की। सर आपको याद होगा कि 1965 या की जंग के बाद भी इन्होंने कहा था कि सफेद कपड़ों में आते थे और गोले कैच करते थे और गोले उठा के वापस फेंक देते, इस तरह की कहानियां आपको पता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे कहते हैं लेकिन अल्लाह फिर ताला ने। देखिए, ये इस्लामी कार्ड जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्लामी, अभी आपने देखा था एक इस्लामी कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई थी मुल्लाओं की, हम्म। और वहां पे बड़ी तकरीरें की और आयतें पढ़ी और सब कुछ किया। और एक मौलाना साहब खड़े हो गए, वाहिदी साहब, और उन्होंने बात की कि जी ये आपने जो बात की है ये हदीस के खिलाफ है, और ये छोड़ के भाग गए थे उस कॉन्फ्रेंस को। यानी ये तो हाल है इनका कि एक
क्वेश्चन हुआ और लोगों ने उसमें तालियां बजा दी। जो मौलाना बैठे हुए थे जिनकी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करें, जब एक मौलाना साहब खड़े हुए तो उन्होंने, सब ने क्लैपिंग की, इतनी क्लैपिंग की कि ये मीटिंग छोड़ के ही भाग गए। हम्म। अब ये सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। मेरा जो सोर्सेज कुछ मुझे बता रहे थे, कुछ लंदन में भी और कुछ, कि ये गए हैं कुछ एक ऐसी डील बनाने के लिए कि देखिए हम पाकिस्तान से, कोई खबरें ये भी आई है कि जी कुछ 3,500 फौजियों को, डॉन ने भी खबर दी है कि जी 3,500 फौजी यहाँ से भेजे जाएंगे अभी इनिशियली। तो ये गए हैं उनसे बात करने के, जी देखिए आपके, आप सऊदी अरब में आपको पता है कि जी 8-10 हज़ार फौजी हमेशा पाकिस्तानी रहते हैं और बहुत सालों से रह रहे हैं। उनमें से हो सकता है कि कुछ 1,000-2,000 फौजी उनमें से निकाल के पहले वहां शिफ्ट कर दिए जाए, ताकि यहाँ से कुछ शोर वोर ना मचे कि जी लोग चले गए हैं, आ गए, कुछ उसको डाइल्यूट करने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ से भी भेजे जाएं, फिर वहां से भेजे जाएं। कुछ एक पैसे वैसे का जी डील करनी है कि जी कौन कितने पैसे देगा और क्या देगा, कैसे देगा। ये सब चीजें वो फाइनलाइज करने गए हैं। ये इनके ऊपर प्रेशर है कि जी आप ये जल्दी जल्दी करें, और ये इनको करना पड़ रहा है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि रिएक्शन यहाँ क्या होगा जब ये आके बताएंगे। अव्वल तो बताएंगे नहीं कि जी हम क्या करके आए, लेकिन पता तो चलेगा लोगों को। लोग जब जाएंगे तो पता होगा कि जी लोग जा रहे हैं। तो ये तैयारी कर रहे हैं कि जी जो रिएक्शन आएगा उसको हमने कैसे रोकना है, और पैसे हमें कहाँ से आएंगे, और किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, और क्या करना है, कैसे भेजना है। मेरा जो खतरा है वो ये कि एक दफा आपकी फौज चाहे कहीं से जाए, सऊदी अरब से लेके आए या पाकिस्तान से जाए या जहां से भी जाए, फलस्तीन में, गाजा में पहुंच गई, और वहां पे वो अपने जगहों पे जो भी उनको पोस्टिंग है वो हो गई। आप देखेंगे कि जी हफ्ते 2 हफ्ते बाद इसराइल जो है ना वो आपस में इनकी लड़ाई करा देगा, हमास की, फलस्तीनियों की और पाकिस्तानी फौज की। कोई इधर से बम फेंक देगा, कोई उधर से उन पर अटैक कर देगा, कोई कुछ कर देगा। जो भी कर दे वो आप बहुत माहिर हैं इस किस्म के कामों में, हम्म। और ये आपस में लड़ जाएंगे, और फिर इनका ओपन हो जाएगा कि जी अब इनको मारो। तो ये इस किस्म का गेम इन्होंने शुरू कर रखे हैं, और ये किस तरीके से चलाएंगे मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन आजकल ये गायब है, और ना फॉरेन मिनिस्ट्री को पता है, ना डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है, ना प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जी कहाँ जाके क्या कर रहे हैं, किसके साथ क्या डील कर रहे हैं। और गए हुए हैं वो सब पूरा तय करने हर चीज। नहीं, लेकिन ये सर तो ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर इसराइल उनको वहां पर बुला रहा है तो वो वहां पर कोई इनको पीस फैलाने के लिए तो नहीं बुलाएगा। सही पीस उनका तो वो तो कहते ही यही है कि जब तक हमास एग्जिस्ट करती है पीस हो ही नहीं सकता है। हमास को हम खत्म करेंगे तो पीस आएगा। तो इनको हमास हमास को खत्म करने के लिए बुला रहे हैं। उन्होंने तो कहा है कि जी इनको डिसआर्म करें। आप उनको डिसआर्म करने का मतलब क्या है? आप उनसे असला लें, वो हम्म। आपको इतने आसानी से असला दे देंगे कि जी आप मुसलमान हैं तो आप ले लें असला। ऐसे कैसे होता है? उसके बाद फिर ऑब्वियसली हदीसों की बातें की हैं उन्होंने, जो कि कोई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि अ, ये किसके ये ये आपकी अपने जो ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आपकी रिलीजियस जो लॉबी है, जो जो मुल्ला जो आपके दोस्त हैं, ये लब्बैक वाले और ये जमात इस्लामी वाले और मौलाना फजल रहमान और ये इन सब लोगों को खामोश करने के लिए, देखें जी हम बड़े मुसलमानी काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे कोई बेवकूफ नहीं बनता सर। आजकल सबको पता है, सारी दुनिया में एक एक मिनट में उनके जहाज की तस्वीरें हर जगह आ रही हैं। आप देख ले, वो खामोशी से गए थे लीबिया, वहां से वहां चले गए, वहां से भी तस्वीर उनके जहाज की आ गई कि जी तो यहाँ खड़ा हुआ है। तो हम्म। ये कुछ नहीं छुपा सकते आजकल। और जो डील होगी वो भी नहीं छुपा सकेंगे, वो सारे लोग खुद ब खुद ही बता देंगे। वो रूबियो साहब ने तो कह दिया कि जी ये तो हमारे पास खुद चल के दौड़ के आ रहे हैं। तो फिर हम्म। इनकी कहाँ, कौन सी इज्जत रह गई इनकी? सर एक और जो आपकी साइड के ऊपर अमेरिका में जो ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग है, वो मेरे ख्याल में 50 साल में किसी प्रेसिडेंट की इतनी लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग नहीं। मेरे ख्याल में 30s के अंदर उनकी कोई अप्रूवल रेटिंग है। और आपके मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं अब नवंबर में। तो मुझे आप ये बताएं कि वो उस तरफ से ट्रम्प जो रिजीम है, और फिर उसके बाद अमेरिका में अगर आप देखें ना, सोशल मीडिया को मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना, जो इसराइल ने किया है और कर रहा है उसके बहुत उसके खिलाफ है वहां पर वो। बहुत लोग खिलाफ है। इतने बड़े बड़े यहाँ मुजाहरे होते हैं कि जी आप हैरान हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरी मेरी एक जो बंदे से बात हो रही थी जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स को बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं, वो कहते हैं कि वो सरप्राइज नहीं होंगे कि अगर ट्रम्प की हुकूमत मुश्किल से 1-1.5 साल और चल सके, जो कि इस वक्त सूरत हाल चल रही है। यानी कि वो कहते हैं कि ये ट्रम्प अपनी पूरी नहीं करेगा टेन्योर। लेकिन सबसे बड़ा ट्रम्प के सामने इस वक्त जो चैलेंज है ना, वो जो उन्होंने
अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया कि जी मैं जंगें रोकने आया हूं और मैंने 8 जंगें रोक दी हैं और मुझे 8 दफा नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। सबसे बड़ी जो पहली जंग उन्होंने रोकनी थी वो तो रशिया वशिया की थी, वो तो पता नहीं कहाँ अभी भी चल रही है और नहीं रुकी। ये वाली वो कहते हैं कि जी 3000 साल में ये हम पीस लेके आए हैं मिडल ईस्ट में। अब अगर इसमें प्रोग्रेस नहीं हुई और इसमें की जो इस वक्त आके रोल बन गया है वो आपके पाकिस्तान का, और आसिम मुनीर साहब जो जो वादे कर रहे हैं और जो कह के आ गए, उनका रोल बन गया है कि जी अब ये जाके अपना रोल प्ले करेंगे तो ये काम आगे चलेगा, नहीं करेंगे तो फिर वो तो उन्होंने कह दिया कि हमें बहुत सारे मुल्क और भी तैयार हैं देने के लिए, वो तो अपना काम चला लेंगे कहीं ना कहीं से। इनकी शामत जो आएगी ना वो फिर बहुत बुरी आएगी। तो ये ट्रम्प का एक बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है। अगर ये जंग इन्होंने पीसफुली बंद करा ली तो उसके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा काम, और ये अगर नहीं हो सका, इसमें फेल हो गया तो फिर मामला खराब है। सर पीसफुली तो हो ही नहीं सकती ना ये जंग बंद। आपने क्या किया? आपने वहां पे कत्लेआम जेनोसाइड किया आपने वहां पर। अब आप क्या, आपका क्या मतलब है और किस तरह, यानी कि पीसफुली मतलब इनके एंगल से ये है कि जी हमने इनको रोक दिया, हमास को खत्म कर दिया, डिसआर्म कर दिया, ये कर दिया, ये इनके लिए तो ये पीसफुल है ना। हम्म। कि जी अगर जो हमने एजेंडा दिया है इस पे हमने अमल कर लिया और कंट्रोल कर लिया तो ये तो कामयाब हुए। हम्म। वो लड़ते रहेंगे, वो तो रुकने वाले तो नहीं है। फलस्तीनी दुनिया भर में है और वहां भी है, और घर अपना छोड़ के कोई नहीं जाता, तो वो तो आखिरी आखिरी बंदे तक लड़ेंगे। लेकिन ये कि ये अगर कंट्रोल कर लिया इन्होंने इनको और सारा कुछ हो गया और उन्होंने कई अरबों की डेवलपमेंट शुरू कर दी और ये कर दिया वो कर दिया, तो वो तो फिर नारे लगाएंगे कि जी हम तो कामयाब हो गए। और हम्म। यही इनके लिए कामयाबी होगी कि अगर वो कर सके ये। लेकिन वो मुश्किल लगता है कि जी इतनी सालों की लड़ाई के बाद इतनी आसानी से कोई वो छोड़ के चले जाए, फलस्तीनी और हमास और बाकी सारे। हम्म। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और हम्म। ये इनके लिए अर्जेंट चैलेंज है। ये मतलब इन्हें फौरी तौर पे चंद हफ्तों में महीनों में करना है ये पूरा। दूसरी जानिब सोहेल बड़ाइच साहब ने आज ये स्टेटमेंट जारी की है। कहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास इतनी कुव्वत और ताकत है कि वो जब चाहे अफगान हुकूमत को कुचल दे और वहां तब्दीली ले आए। यानी कि वाह वाह। रशियन फोर्सेस नहीं कर सकी, अमेरिकन फोर्सेस नहीं कर नो, सकी, पाकिस्तानी फौज के जो है वो क्या, ये क्या, यानी कि क्या मतलब है ये स्टेटमेंट देने का इनका? कमांडर इन चीफ वहां की फोर्सेस का सुहेल वड़ाई साहब को बना के हम भेजेंगे, इंशाल्लाह सारा काम पूरा हो जाएगा। यही वो जाके एक दिन अफगान हुकूमत के साथ करेंगे। सर कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ना चीज़ें थी जो कि आज के दिन हुई थी, कुछ स्टेटमेंट्स थी, वो मैं आपके सामने रखूंगा। असद तूर साहब ने एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की है। कहते हैं ये बात नहायत अजीब और दिलचस्प है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ साबका सज़ाओं में जजेस फैसले के आखिर में अपना नाम वाज़े तौर पर लिखते और इस पर दस्तखत भी करते थे, लेकिन तोशा खाना 2 केस की सज़ा में स्पेशल जज शाहरुख अर्जुमन ने अपना नाम लिखने से गुरेज किया और सिर्फ दस्तखत किए। क्या जज साहिबान अवामी रद्द-ए-अमल से खौफजदा थे, या वो इस फैसले पर शर्मिंदा हैं और नहीं चाहते कि तारीख में ये फैसला उनके साथ नकल हो? सर ये तो सबको पता है ये कर रहे हैं, जो इन जजों को भी पता है कि जी क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और इनका हशर क्या होगा। वो तो अब जबरदस्ती कर रहे हैं। अब कोई ऐसे नाम ना लिखे तो किसी को पता नहीं चलेगा। सारी दुनिया में तो उनकी तस्वीरें पेश हो रही हैं। अब तो वो भी आ गए कि कौन से जज हैं और कहाँ है, और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी आ रही है। कौन से दुनिया में रहते हैं ये लोग समझते हैं कि बेवकूफ हैं लोग। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि अगर आपने दस्तखत अपना किया या नाम लिखा है नहीं लिखा। सबको पता है कि जी आप उनका ये नौकरी कर रहे हैं और उनके हुक्म पे चल रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो फिर आपसे लोग पूछेंगे, तो जाहिर है। माहिर मईशत साकिब शरानी साहब कहते हैं, मैं पिछले 30 साल से मईशत को कवर कर रहा हूँ। इतनी बदहाली पहले कभी नहीं देखी जो इन 3 सालों में देखी है। शरह नमू 1.7% पाकिस्तान की तारीख का कम तरीन शरह नमू है। सरमाया कारी कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गुर्बत की शरह 45% पर जा पहुंची है। 30 साल में ये बुलंद तरीन है। बेरोजगारी 22% तक पहुंच चुकी है। आगे कहते हैं, पिछले 3 सालों में मुल्क का हर शोबा ज़िंदगी तबाह हुआ माए सिवाय हुक्मरान तबके के। हुक्मरान तबका क्यों खुशहाल है? इन्होंने 30 साल में अवाम पर 50 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस लगाए। इन 3 साल के टैक्सेस पिछले 17 साल के बराबर हैं। इस टैक्स का सारा पैसा इन्होंने अपने ऊपर खर्च किया।
कहते हैं इस आमरीत और पिछली आमरीतों में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है, पिछली आमरीतों को अमेरिका ने सियासी सपोर्ट के साथ पैसों के साथ भी सपोर्ट किया, ख़ास तौर पर मिलिट्री को। इस आमरीत को मगरिब की तरफ से सियासी सपोर्ट तो है मगर इनको पैसा नहीं मिल रहा। ये उम्मीद दिलाता है कि शायद ये आमरीत खुद अपनी मौत मर जाए माशी तौर देखिए, पर। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात भी है कि जी इनको आईएमएफ और ये जो है ना, इनको मरने नहीं देंगे। ये इतना पैसा इनको देंगे कि जी बस ये सिसक सिसक के जिंदगी जिंदा रहे, ये डिफॉल्ट ना हो, मरे ना, ये अपने आप को बैंकरप्ट ना डिक्लेयर कर दें। हम्म। तो क्योंकि उनके सारे 70-80-100 अरब जो है ना पुराने डूब जाएंगे, तो ये तो नहीं करेंगे। इतना पैसा तो देंगे वो कि जी आप जिंदा रहें बस। और इन लोगों को भी चाहिए कि जी हमें 1-2 मिलियन डॉलर भी आ जाए तो हमारा खाना पीना चलता रहे, बाकी लोग जब भुगतेंगे जब वक्त आएगा। सर, मुनीब फारूक के जरिए उन्होंने जो आज बयान दिया है वो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात का ताल्लुक कानून आइन से नहीं, इसका ताल्लुक निज़ाम रियासत की मर्जी से है। जब जी हाँ, जी हाँ, मर्जी जी हाँ। होगी मुलाकात करा दी जाएगी। यानी कि खुलेआम बदमाशों वाली मतलब है, स्टेटमेंट दी। ना आइन है, ना कानून है, ना लॉ है, ना कुछ भी नहीं है। बस एक आदमी का वो वन मैन रूल है। तो वन मैन रूल तो सब हम भी यही कह रहे हैं, वो वन मैन रूल है, वो भी यही कह रहे हैं। हम्म। बात तो वो सही कर रहे हैं। चले कर तो रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं कि जी वन मैन रूल है। सर, आज पीआईए की जो निचकारी हो रही है उसको ऑब्वियसली खबरें लगाई गई हैं। अब अंदाज़ा करें, पीआईए की निचकारी की लाइव टेलीकास्ट का बताने के लिए फ्रंट पेज पर निस्फ सफ़े का इश्तहार दिया गया। साथ लिखा गया, अजमत की ऊंची उड़ान, शहबाज शरीफ का तारीखी इकदाम। एक तो इनकी नाअहलियों से पीआईए का बेड़ा गर्क हो चुका है। सब इंतहाई बेरहमी से कौमी खजाने से इस तरह महंगे इश्तहारात दिए जा रहे हैं। मतलब ये कि हम अपना घर के लोगों के सामान और कपड़े उतार के नीलाम करेंगे सड़क पे, और दुनिया भर में उसकी मशहूरी करेंगे। ये है सबसे बड़ा उनका फैसला जो ऐलान कर रहे हैं, जिसका इश्तिहार देके। वाह, हम्म। कमाल कमाल है सर, भाई, ये कमाल। थोड़े दिनों के बाद सेठी साहब जो है ना, वो ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि मरियम नवाज को थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा जो है ना, सुने क्या कहते क्या हैं। पता यार, ज्यादा ही करते हो आप, थोड़ा कह रहे हैं। कहते हैं पंजाब में मैडम प्रोजेक्ट करने में लगी हैं मगर अवाम में फर्क कोई नहीं पड़ रहा। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मगर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं, वो वोटर्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ज़िमनी इलेक्शन का आपको पता ही है, पता नहीं कैसे है ये हैं कैसे नहीं, इनका वोट बैंक गिरा हुआ है। उसके बाद जो है साकिब बशीर साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। कहते हैं 9 मई को रेंजर्स वाले इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद हाई कोर्ट के कैमरे भी उतार कर ले गए। अगर आपने अरे ठीक काम किया तो कैमरे क्यों उतारे, वो क्वेश्चन करते हैं उनसे। बाद में जजेस ने चीफ जस्टिस से कहा कि हमारी तरफ से इमरान खान हो या नवाज शरीफ, लेकिन जो कोर्ट का तकद्दुस पमाल हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। एक बंदा अपने आप को अदालत के सामने सुरेंडर कर रहा है तो इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसका मद्दावा होना चाहिए। ये कौन से जजेस हैं जो कह रहे हैं और कौन उनकी सुन रहा है यार? ये कहाँ के जजेस हैं हम्म। ये तो वही 4-5 जजेस होंगे जिन्होंने लेटर वेटर लिखे थे, उन्होंने कहा होगा बस। बाकी और जज, उनकी अब तो जुडिशरी तो ऑफिशियली तौर के ऊपर खत्म हो चुकी है ना पाकिस्तान खत्म की। हो गई ना। वो जज वज रह गए हैं, वो भी पता नहीं कितने दिन वहां बैठेंगे, एक एक करके वो इस्तीफा देके जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं। मतलब है, इस किस्म की जुडिशरी में, इस किस्म के माहौल में कौन बैठेगा अपनी बेइज्जती कराने के लिए और अपने आप को इन जजेस के साथ कॉलीग्स कहलवाएगा और वो करेगा। हम्म। अब बहरहाल हालात तो सर उनके तो बहुत सर ही खराब आपको है। आपको कल मैंने डर्टी हैरी का नूरानी चेहरा दिखाया था, जिनकी सर से ये आज नूर तो बरस रहा बड़ा है। बहुत नूर आ गया जी, अब तो सबके सामने आ गया ये बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये ऑब्वियसली ये जब इधर लिबिया गए हुए थे ना, तो वहां पर बकायदा आसिम मुनीर साहब ने इनको अपने साथ बिठाया और बिठा के फिर तस्वीरें खींची और फिर तस्वीरें खिंचाकर पूरे मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज की गई। अब उसके बाद जो है अबसार आलम की और इनकी आपस में थोड़ी सी तू तरा हो गई है, क्योंकि अब अच्छा। अबसार आलम कहते हैं कि डीजीआईएसआई की दौड़ में इस वक्त मेजर फैसल नसीर सबसे आगे हैं। ये बात जो है उनको पसंद नहीं आई। आगे कहते हैं, लगता है कि मेजर जनरल फैसल नसीर को लिबिया इसलिए ले जाया गया ताकि वो डीजीआईएसआई बनने से पहले बहुत से मामलात समझ लें। और फिर उसके बाद जो है उनकी तरफ से मुनीर फारूक की तरफ से जो है ना जवाब आया कि ये जो अमार सुलंगी, आपने देखा होगा कि ये अकाउंट है,
ठीक है, अम्मार सुलंगी एक का है, जर्नलिस्ट इसका का है, हाँ। अकाउंट है, लेकिन उन्होंने आज ऑफिशियली तौर के ऊपर मुनीब फारूक साहब ने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि भाई ये आईएसआई का अकाउंट है, इसके ऊपर से जो भी बातें आती हैं ना वो समझे आईएसआई कर रही है। तो ये बहरहाल ये जब उनका मंजर आम पर आए हैं, अबसार आलम साहब जिनको समझा जाता है कि नून लीग के बड़े करीब हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी कर दी इस हवाले से। मैं चाहूंगा कि हम इसको सुन लें, फिर आप कोई केस के ऊपर आपका तज्जिया ले लेते हैं। चले बताएं। और नोटिफिकेशन से मुझे याद आ गया वो नोटिफिकेशन जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जारी होना था, जिसमें उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर किया गया, और जब वो डिले हुआ तो उस दौरान बहुत सारी ऑप्शन डिस्कस हो रहे थे, और एक तजवीज़ ये थी कि आसिम मलिक, जो अब मैंने आपको बताया डीजीआईएसआई हैं 30 नवंबर 2024, उनसे पहले जो डीजीआईएसआई थे नदीम अंजुम, उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके लिए हुकूमत ये चाह रही है, और सियासी जमात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो ये चाहती है कि नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई लगा दिया जाए। और उस पर सवाल ये हुआ कि क्या रिटायर्ड जनरल डीजीआईएसआई लग सकता है? तो इसकी एक मिसाल माजी में है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनरल शमसुर रहमान कल्लू को, जो रिटायर्ड हो चुके थे, उनको डीजीआईएसआई लगाया था, लेकिन वो तजुर्बा बहुत कामयाब नहीं हो सका। और इसके लिए जो सिविल मिलिट्री जो इस वक्त हाइब्रिड निजाम चल रहा है, उसमें मिलिट्री साइड ने इस बात से एग्री नहीं किया कि नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई लगाया जाए। तो फिर ये बात हुई कि क्या नदीम अंजुम को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लगाया जा सकता है? उसकी भी कोशिश हुई, लेकिन अपेरेंटली लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी उनको नहीं लगाया गया। फिर एक तजवीज़ ये भी थी कि उनको पाकिस्तान का अमेरिका में सफीर लगा दिया जाए, लेकिन वो तजवीज़ भी नहीं मानी गई। तो अब नदीम अंजुम का लगता है कि उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, फिलहाल ये लग रहा है। आने वाला वक्त में कुछ तब्दीली हो जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज तक की सिचुएशन ये है कि नदीम अंजुम साहब को शायद कोई बड़ा ओहदा ना मिले मौजूदा सेटअप में। तो उस वक्त जब ये बात हुई, उसके बाद से नदीम अंजुम साहब के चांसेस कम हो गए। तो अब डीजीआईएसआई की पोजीशन किसके पास आती है? अभी तक जो फ्रंट रनर कैंडिडेट्स में डीजीसी फैसल नसीर साहब जो मेजर जनरल हैं, उनके चांसेस सबसे ज्यादा हैं कि वही अगले डीजीआईएसआई होंगे। और इसको मजीद जो इस तासुर को जो तकवीत मिली है वो इस बात से मिली है कि लीबिया में ही एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के इंटेलिजेंस के लोग आए हुए हैं, और वहां से एक तस्वीर आई है। उस तस्वीर में भी डीजीसी फैसल नसीर वहां पे बैठे हैं। तो इससे लग रहा है कि मामलात जो हैं आईएसआई के समझने के लिए उनको उन मीटिंग्स में ले जाया जा रहा है, उनको ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में बिठाया जा रहा है ताकि वो तैयारी कर सकें, और कुछ महीने उनको दिए जा रहे हैं। और अगर मैं माजी में जाऊं तो उसमें ये रवायत रही है कि डीजीआईएसआई जो भी आता है उसकी अनाउंसमेंट 1 या 2 या 3 महीने पहले भी हो जाती है। आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट वक्त से पहले नहीं होती, उनकी अनाउंसमेंट एंड उस वक्त होती है जब 1 या 2 दिन रह जाते हैं उनके जाने में, ताकि कोई भी बेयकीनी ना हो। अगर आप राहील शरीफ की अपॉइंटमेंट देखें, अगर आप आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट देखें, तो बिल्कुल 2 दिन पहले अनाउंसमेंट होती है, और फिर नए चीफ की। लेकिन डीजीआईएसआई की अनाउंसमेंट काफी महीने पहले हो जाती है, और इस दौरान उनको ब्रीफिंग मुख्तलिफ दी जाती है ताकि उनका एक्सपोजर हो सके कि एनीवे सर, लग ऐसा रहा है कि वो थोड़ी सी गुस्सा और भड़ास निकाली गई है अपनी इधर। मेरा ख्याल है नदीम अंजुम साहब की, वो कह रहे हैं ना कि जी उनका काम खत्म हो गया। उनको वैसे एक नौकरी तो बड़ी पक्की मिल गई है ना जी। वो अब आजकल सुना है कि जी नवाज शरीफ की जो डाइनिंग टेबल पे नाश्ता और पाए वाए वो प्लेटों में सर्व करते हैं, तो ये तो इससे चिक्के जाबे। और रात को शाम को मरियम साहिबा के वो एडवाइजर हैं, और पता नहीं क्या कहते हैं, अतालिक हैं या क्या नस्तालिक हैं या जो भी है उनके, ये जॉब तो उनको तो मिल चुकी है। इन लोगों का देखिए गिरावट देखें या इनकी बेगैरती देखें, जब ये वर्दी पहने होते हैं तो ये जाके बूट पॉलिश करते हैं और उनकी नौकरी करते हैं, और उनके नोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, और सबको। और जब वो वर्दी से निकल जाते हैं तो वो आके बेगैरत इनकी जाके प्लेटें साफ करते हैं। अब ये आपका लेवल है आपके लीडरशिप का, आईएसआई के चीफ और आर्मी के चीफ और नून लीग के चीफ और पता नहीं कौन कौन से चीफ, ये हद से नीचे गिरे गिरे जा रहे हैं सर। हम, और कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि जी हम लोग जो कर रहे हैं कुछ इसका असर निकले। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, थैंक यू सर।